हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग असाइनमेंट शीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है, तो उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। करीब हमारे पास 32 क्वेश्चन हैं। इसमें 15 MCQs हैं और बाकी के हमारे पास न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन थ्योरी वाले भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों के पास अगर ये शीट नहीं होगी तो वो शीट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपको ये शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तापमान से स्वतंत्र इकाई है। तापमान से स्वतंत्र इकाई का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी चीज़ आपको बताना है जो तापमान पर डिपेंड नहीं करती है। स्वतंत्र मतलब जो डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है नॉर्मलता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/B%। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास मोललता, जिसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। और हमारे पास डी ऑप्शन है मोलरता, कैपिटल M से दिखाते हैं। अब देखिए, तापमान पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ते हैं, और बिलियन होता है द्रव्यीय बिलियन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम ताप को बदलेंगे तो किसी के भार या मोल्स में कमी नहीं आएगी। कमी आएगी या चेंज होगा तो वो आयतन चेंज होता है, क्योंकि द्रव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पानी को जैसे हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, वैसे ही अगर हम किसी भी द्रव को ताप बढ़ाएंगे तो उस पर फ़र्क आएगा, मतलब उसका आयतन बढ़ेगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें आयतन आ रहा है। जिसमें आयतन आता होगा वो डिपेंड करेगी, और जिसमें आयतन नहीं आएगा वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला हमारे पास नॉर्मलता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला हमारे पास होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटे बिलियन का आयतन। इसमें आयतन आया, डिपेंड करेगा। इसमें देखो फॉर्मूले में आयतन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है डिपेंड करेगा। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन, तो इसमें भी आयतन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोललता जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार। अब भार तो चेंज नहीं होगा किसी भी टेम्परेचर को बदलने से, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। मतलब सी ऐसा ऑप्शन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला कि 180 ग्राम जल की मोलरता क्या होगी। तो पहले का यहाँ पे पहले का ए टिक कर सकते हैं, सॉरी पहले का सी। ठीक है, बी वाला यहाँ सेकंड वाला यहाँ पे देखो, उसमें पूछा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। तो जल के आपको मोल बताना है, तो मोल के लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, भार बटे आणविक भार करके। अब जल का हमें भार दे रखा है, भार हमें 180 ग्राम दिया है, और जल का आणविक भार हमें मालूम है, सीधे भार को आणविक भार से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाले में जल का भार आपको दे रखा है 180 ग्राम। ठीक है, और अगर जल है तो इसका आणविक भार कितना होगा, 2 + 16 = 18, तो ये होगा 18 इसका आणविक भार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जब हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला भार बटे आणविक भार। भार है 180 और आणविक भार है 18, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का हम लोग सी टिक कर सकते हैं, दूसरे का, हाँ दूसरे का भी सी होगा। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता का मान बताना है। ठीक है, वैसे तो मोलरता यहाँ पे याद कर लो कि एक शुद्ध जल की मोलरता 55.55 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 55.56 करके। कैसे आती है उसका थोड़ा सा आप समझ लो कि अगर हम मोलरता फाइंड करेंगे तो हमें मोल्स और आयतन दोनों चीज़ें चाहिए। मतलब मोलरता का फॉर्मूला यहाँ भी लिखा है देखो, तो मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल्स बटे बिलियन का आयतन। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 किलो पानी लेंगे। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पानी लेंगे, उसका मतलब होगा वो 1000 ml यानी 1 लीटर पानी होगा। सही है, चीज़ ध्यान रखना कि 1 लीटर पानी मतलब 1 किलोग्राम पानी ही होगा, और 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम।
अच्छा 1 लीटर पानी 1000 ग्राम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए वैलिड है क्योंकि इसकी डेंसिटी अप्रॉक्स हम 1 मानते हैं। अगर कोई और लिक्विड है जैसे बेंजीन हो, CCl4 वगैरह हो, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1 लीटर के ही बराबर हो, या तेल वगैरह होता है उसकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर 1000 ग्राम ही हो। ठीक है, तो पानी के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 किलो जो चीज़ होगी वो 1 लीटर भी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो आयतन भी दे रखा, भार भी दे रखा। तो अगर हमें मोलरता बतानी है तो मोलरता के लिए ब्लैक के मोल बटे ब्लैक का भार। अब हमें अगर इसके मोल चाहिए तो मोल का फॉर्मूला भार बटे आणविक भार। अब भार इसका कितना है 1000 ग्राम, और पानी का हमने आणविक भार अभी लिखा 18। तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 55.555 ऐसे चलता रहेगा, जिसको हम 55.56 ले लेंगे। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास मोल्स आ चुके हैं तो मोल्स को यहाँ रखेंगे 55.56 डिवाइड करेंगे बिलियन के आयतन लीटर 1 लीटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.56 मोलर। ठीक है, मोलरता का यूनिट हम लोग मोलर लिखते हैं। बिलियन का अणुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है। अब अणुसंख्यिक गुणधर्म हमने 4 तरीके के पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था बाष्पदाब का अपेक्षित अपनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा था हिमांक में अपनमन, और चौथा था पराशर दाब। इन 4 के अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो वो अणुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है। तो अणुसंख्यिक गुणधर्म देखो, पराशर दाब ऑप्शन नंबर ए होता है, बी ऑप्शन नंबर हिमांक अपनमन होता है, डी ऑप्शन नंबर बाष्पदाब अपनमन होता है, सी पराशर तनाव ये नहीं होता है। तो यहाँ पे हम चौथे का सी टिक कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं है, चौथे का सी, और तीसरे का हमारे पास था बी। ठीक है, अगली चीज़ है किसी बिलियन के अणुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। अब जब भी अणुसंख्यिक गुणधर्म वाली चीज़ आपको पढ़ाई जाती है तो सबसे पहली लाइन वहाँ पे बताई जाती है कि अणुसंख्यिक गुणधर्म वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो विलय के कणों की संख्या पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो कणों की संख्या पे डिपेंड करती हैं, विलय के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। तो इसमें देखो क्लियर कट डेफिनेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा विलय के कणों की संख्या पर। पहला ही आंसर हमारे पास ठीक है, उसको ही हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 5वें वाले का यहाँ पे हम सी टिक कर सकते, ए टिक कर सकते हैं। अब 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता क्या होगी। अभी जस्ट आपको देखो मोलरता का फॉर्मूला बता रखा है मैंने कि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल और बटे बिलियन का आयतन। तो यहाँ पे हम विलय के मोल को बिलियन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास NaOH है। ठीक, इसको हम लोग विलय मानते हैं और विलय को हम लोग B मानते हैं, और इसको पानी में डाला है मतलब वाटर में, और वाटर को हम लोग A मानेंगे। NaOH H2O फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि मोलरता बताइए। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारे पास 6। तो अगर आपसे मोलरता पूछी है तो मोलरता का फॉर्मूला होता है हमारे पास विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो लिखो। इसका हमें भार दे रखा है, WB दे रखा है 5 ग्राम। पानी हमें दे रखा है आयतन, W = 450 ml। ml यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम पहले लीटर में बदलेंगे। तो 450 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.45 लीटर आ जाएगा। अब अगर हमें इसके मोल चाहिए, NB चाहिए, इसके मोल्स चाहिए NaOH के, तो भार बटे आणविक भार करेंगे, यानी मोल्स अगर चाहिए तो इसके भार बटे आणविक भार करेंगे। अब भार ये रहा, NaOH का आणविक भार कैलकुलेट आप करोगे, आता है 40। कैसे 40 आया? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ोगे 40 आएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 5/40, तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा 8 एकम 8। ठीक है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 8 एकम 8 और बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 0.125 बनेगा। और ये विलियन का आयतन हमें पता है। अच्छा, H2O एक विलायक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई सॉलिड को हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो ऐसा मानते हैं जो पानी का आयतन होगा वही बिलियन का आयतन होगा। तो बिलियन का आयतन यहाँ पे हम 0.45 लेने वाले हैं। तो बस यहाँ पे अब हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मोल्स दे रखे हैं 0.125,
और हमारे पास आयतन दे रखा है 0.45, 0 और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 0 की वैल्यू नहीं है कुछ, पर ऊपर 3 संख्या नीचे 3 संख्या, तो हम इसलिए यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 125/450, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो मे भी शायद इसका आंसर डी वाला आएगा 0.278। एक बार इसको करके देख लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो सिंपल इसको हम डिवाइड करेंगे 125 को डिवाइड करेंगे 450 से। हाँ, 0.277 आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 0.2777। चलता रहेगा तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.278 कर देंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो 6 का यहाँ पे डी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। 200 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी 10% अगर बिलियन है तो। अब एक चीज़ है कि आपको ध्यान हो तो ऐसा पढ़ाया जाता है 7th क्वेश्चन कि 10% अगर द्रव्यमान प्रतिशत है तो इसका हम मतलब ये मानते हैं कि 10 ग्राम यहाँ पे विलय होगा, ठीक, और 90 ग्राम यहाँ पे विलायक होगा, और जो बिलियन होगा वो पूरा आपका 100 ग्राम होगा, क्योंकि हम 100 में ही फाइंड करते हैं। परसेंटेज को जब भी फाइंड करते हैं 100 में से फाइंड करते हैं। तो 10 ग्राम यहाँ पे विलय है और 90 ग्राम विलायक है। अब इसमें ग्लूकोज है, जाहिर सी बात है विलय आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यहाँ पे होगा 10 ग्राम, और इसको घोला गया है पानी के अंदर, तो टोटल आयतन आपका 100 ग्राम होगा वहाँ, ठीक है। और बाकी अकेला पानी यहाँ पे 90 ग्राम होगा। अब यहाँ पे ये बताना है कि अगर मान लो 200 ग्राम बिलियन है तो अकेले ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे। वैसे तो आप सिंपल बता सकते हो कि 100 ग्राम में अगर 10 है तो 200 ग्राम में 20 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 100 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज होगा। 100 ग्राम में कितना होगा 10 ग्राम, हमें चाहिए 200 ग्राम में। तो सिंपल यहाँ पे 10 बटे ये वाला 100 और गुणा ये 200, तो 0 0 0 0 20 बचा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 ग्राम। तो इसका आंसर नंबर हम लोग सी टिक कर सकते हैं, 7 का सी टिक कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल में बिलियन की मोललता क्या होगी। अब मोललता का फॉर्मूला आप लोग रिवाइज करो। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पे हमें एसिटिक एसिड दे रखा है जिसको हमने घोला है, बिलियन बनाया है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड हमें कितना दे रखा है, 3 ग्राम एसिटिक एसिड दे रखा है जिसको 80 ग्राम बेंजीन में हमने घोल रखा है। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 8 रहा। 8 क्वेश्चन में हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसे हम लोग विलय मानेंगे और विलय को बी मानते हैं। ऐसे ही इसको हमने बेंजीन में घोल रखा है, तो बेंजीन में घोलने का मतलब इसको हम लोग बेंजीन को विलायक मानेंगे, ए मानेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो। यहाँ पे WB आपको गिवन है 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 80 ग्राम बेंजीन में डाला, मतलब यहाँ पे इसका भार दे रखा आपको 80 ग्राम। तो इसमें आपको क्या बताना है, बिलियन की मोललता। अब मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब विलायक का भार तो हमें दिया पर किलोग्राम में नहीं है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे पहले, तो ये आएगा 0.080, ठीक है, ये आएगा किलोग्राम में। तो यहाँ वाली तो वैल्यू देखो हमें मिल चुकी है, भार इसमें हम रख सकते हैं 0.080 किलोग्राम। पर हमें अभी तक ये नहीं पता कि विलय के मोल कितने होंगे। तो विलय के अगर आपको मोल बताना है तो मोल्स का फॉर्मूला भार बटे आणविक भार। भार आपको 3 ग्राम दे रखा है, आणविक भार कितना होगा, तो आणविक भार एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। हम लोग कैलकुलेट करेंगे आणविक भार, इसका M कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 12 + 3
प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये रहा 12 दूनी 24 और 25 26 27 प्लस 16 दूनी 32 और 1 33। तो ये 3 to 5 और 6 60 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो ये 3 दूनी 6 20 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर आएगा 0.05, ठीक है। अब 0.05 और अपॉन में 0.0, अब पॉइंट के बाद दो संख्या तो यहाँ भी 2 ही कर लो। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, ये बचेगा 5/8। अब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 8 6 48, 2 बचे 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हुआ, 8 5 40। आंसर आएगा 0.625। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहा है, 0.625 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो 8 का हम लोग सी टिक कर सकते हैं। उसके बाद 9 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन होगा। अब देखो कम वाष्प दाब का यहाँ पे क्या मतलब है। अब एक चीज़ है कि जब भी हम विलय और विलायक को मिलाते हैं, जब हमने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़े थे तो पहले वाले में जो पढ़ा था वहीं पे हमने स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड ये कुछ ना कुछ है कि मान लो अगर हमारे पास ये चीज़ अबाष्पशील है, अबाष्पशील विलय है और बाष्पशील विलायक है, तो विलयन में आपको दाब बताना है। मतलब विलय बाष्पशील का मतलब होता है कि ऐसे द्रव जो द्रवीय अवस्था के साथ गैसीय अवस्था यानी बाष्प अवस्था में पाए जाएं, तो जिसकी बाष्प होगी उसी का बाष्प दाब होगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका बाष्प दाब होगा P0 और इसका होगा PA। अब जैसे ही हम लोग विलय और विलायक को मिक्स करते हैं तो बाष्प दाब में हमेशा कमी आती है, मतलब बाष्प दाब हमेशा कम होता है। तो एक बात तो पक्की है कि विलयन का बाष्प दाब तो कम रहेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अलग अलग इन्होंने विलय पदार्थ आपको दे रखे हैं कि 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर सुक्रोज, 1 मोलर NaCl और 1 मोलर K2SO4। तो इसमें किसका बाष्प दाब सबसे कम होगा? तो बाष्प दाब सबसे ज़्यादा तब होता है जब विलय ज़्यादा हो। विलय जितना ज़्यादा होगा मिला हुआ उतना ज़्यादा बाष्प दाब होगा। सॉरी, विलय जितना ज़्यादा मिला हुआ होगा बाष्प दाब उतना ही कम होगा। विलयन में बाष्प दाब कम हो रहा है ना, हाँ, तो विलय जितना मिला हुआ होगा उतना ज़्यादा बाष्प दाब में कमी आएगी। तो ऐसा देख लो, जिसमें सबसे ज़्यादा विलय पदार्थ घुला हुआ होगा उसमें सबसे बाष्प दाब की कमी आएगी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 मोलर ग्लूकोज, इसमें एक फैक्टर होता है बेंट हॉफ फैक्टर। बेंट हॉफ फैक्टर में हम लोग आई कैलकुलेट करते हैं और सिंपल एक ट्रिक है आई कैलकुलेट करने की कि नंबर ऑफ़ आयन आप बता दो, जिसके नंबर ऑफ़ आयन ज़्यादा उसकी मात्रा हम लोग ज़्यादा मान लेते हैं। तो पहला 1 मोलर ग्लूकोज है। अब 1 मोलर ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। जब इसको पानी में डालोगे तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, ग्लूकोज नहीं टूटता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 1 मोलर सुक्रोज। सुक्रोज यानी चीनी, चीनी को पानी में डालोगे ये भी नहीं टूटेगा, ये भी इसका आई जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एक ही रहेगा, मतलब ये आयंस में नहीं टूटेगा, आई इसका बनाएगा। सी ऑप्शन नंबर है हमारे पास 1 मोलर NaCl। अब NaCl है, इसके आयन 2 बनेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस करके, तो 2 आयन बने, इसका आई 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है K2SO4। अब K2SO4 में अगर आप ध्यान से देखोगे 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, यानी इसमें टोटल 3 आयन बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन आपको कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ। तो ऑप्शन नंबर हम डी टिक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयन यहाँ होंगे विलय के, तो जाहिर सी बात है विलयन में विलय जितना ज़्यादा होगा बाष्प दाब उतना ही कम होगा। तो 9 का हम लोग डी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आयन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में सर्वाधिक पराशर दाब वाला यौगिक होगा। निम्न में सर्वाधिक पराशर दाब वाला यौगिक होगा। अब इसमें देखो पराशर दाब का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पराशर दाब क्या होता है। तो पराशर दाब का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई बराबर CRT या MRT करके। तो एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पाई का फॉर्मूला क्या है पराशर दाब का, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो पाई बराबर CRT या पाई बराबर MRT। अब इसमें ना जब भी आयन वाली चीज़ें मिक्स होती हैं तो हम लोग एक आई लाते हैं, बेंट हॉफ फैक्टर जो अभी बताया, उन सब में हम आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई बराबर आई
CRT ये बन जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं पाई समानुपाती होगा आई के। जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा पराशर दाब यानी पाई होगा। तो जिसके आई की वैल्यू ज़्यादा उसका पराशर दाब ज़्यादा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 10 क्वेश्चन में एक सबसे ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास NaCl, इसमें 2 आयन बनेंगे, I2 आया। बी ऑप्शन है हमारे पास सुक्रोज, बी ऑप्शन है BaCl2, इसमें 3 आयन बनेंगे, एक Ba का और 2 Cl के आयन बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी वाले में NH4 का होल थ्राइज, हाँ NH4 का होल थ्राइज डॉट PO4, 3 आयन इसके, एक आयन इसके, इसका I 4 आएगा। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में 1 मोलर Na2SO4, तो Na2SO4 में एक आयन 2 आयन बनते हैं सोडियम के, एक SO4 का, मतलब इसका I 3 आया। तो आप साफ साफ देख सकते हो I यहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 इसका है, तो जाहिर सी बात है पाई भी इसी का ज़्यादा होगा, पराशर दाब भी इसी का ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर हम सी टिक कर सकते हैं। तो 10 का यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देखो। 11 वाले में हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। अब देखो, हिमांक का अवनमन बोलो यानी डेल्टा TB बोलो या डेल्टा TF बोलो, ये सभी मोललता के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बिलियन के मोलन्स बिल्कुल गलत है, बिलियन की मोलरता बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिलायक की मोललता और ऑप्शन नंबर सी बिलियन की मोललता। तो बिलियन की मोललता यहाँ पे होगा, बिलायक की मोललता नहीं होगा, क्योंकि सांद्रता हम बिलियन की बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। तो 11 का यहाँ पे सी होगा। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 12 वाले में समान ताप पर किन विलयनों का युग्म समपराश्री होगा। अब देखिए, समपराश्री का मतलब होता है कि ऐसे अलग अलग 2 विलयन जिनका वाष्प दाब बराबर हो। तो पाई 1 यहाँ पे बराबर होगा पाई 2 के। अब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं I1 I2 जहाँ पे बराबर हो उनका पाई 1 पाई 2 बराबर होगा। अभी देखो यहाँ पे किया है हमने, जिसका पाई ज़्यादा उसका, जिसका आई ज़्यादा उसका पाई ज़्यादा। अब जब पाई दोनों के बराबर होंगे तो आई भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें आई देखना है किसके बराबर होंगे। तो अगर देखोगे ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे NaCl और Na2SO4, NaCl और Na2SO4, इसके आयन रहेंगे 2, इसके आयन रहेंगे 3, आई यहाँ पे डिफरेंट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया और NaCl। अब यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2 और NaCl। अब NaCl में 2 आयन होते हैं तो इसका I2 आता है, इसका तो I1 रहता है क्योंकि टूटता ही नहीं है, तो फिर से डिफरेंस आया, ये भी नहीं होगा। सी देखो, सी में 1 मोलर यूरिया और MgCl2, फिर से यूरिया और MgCl2 आया। अब MgCl2 में 3 आयन होंगे, 2 क्लोरीन के, 1 Mg का, तो जाहिर सी बात है कि यूरिया के साथ ये भी I बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जब आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस और Na2SO4 प्लस Na2SO4। अब इसमें 2 सोडियम 1 सल्फेट टोटल 3 आया, 2 NO3 और 1 कैल्शियम टोटल 3 I आया। तो I1 इज इक्वल्स टू I2, तो जाहिर सी बात है पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन नंबर टिक कर सकते हैं, 12 का डी। ठीक है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब मैंने बताया था कि वैद्युत अपघट्य का मतलब वो होता है कि जो पानी में डालने पर अपने आयनों में नहीं टूटे। तो ऐसी चीज़ें जो आयनों में नहीं टूटेंगी वो वैद्युत अनअपघट्य होंगी, जो आयन में टूट जाएंगी वो वैद्युत अपघट्य होंगी, यानी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे NaCl को पानी में आप डालोगे, जाहिर सी बात है टूट जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन टिक कर लो। बाकी का यूरिया, 1 मिनट, अच्छा नहीं पूछा है इसमें, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो NaCl को पानी में डालोगे टूट जाएगा। NH2 CaNH2 को पानी में डालोगे, यूरिया को नहीं टूटेगा। अभी देखो कितनी बार बोला है कि ये पानी में नहीं टूटेगा। NH4NO2 ये भी एक आयनिक चीज़ है, पानी में डालोगे अपने आयन दे देगा प्लस और माइनस में। HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी अपने आयन देगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। 13 का बी।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। अब फिर से देखो, जब हम विलय और विलायक को मिक्स करते हैं, अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक को, तो जो विलयन बनता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है विलायक से। जितना कम वाष्प दाब होगा उतना ही ज़्यादा क्वथनांक होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जितना कम वाष्प दाब होगा उतना ही ज़्यादा क्वथनांक होगा। तो यहाँ पे अब देखो सबका ग्लूकोज, यूरिया एंड KNO3 और Na2SO4, फिर से हम लोग कर सकते हैं कि जिसका सीधे हमने अभी बोला कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा होगी, अमाउंट को आप मोल मान लो, ठीक है, जिसमें विलय के मोल ज़्यादा होंगे, जिसमें विलय ज़्यादा होगा उसका P कम होगा, और जिसका P कम होगा उसका यानी क्वथनांक ज़्यादा होगा। सही है, TB उसका ज़्यादा होगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि सब में सबसे ज़्यादा मोल किसमें है, उसका दाब कम है, और जिसका दाब कम है उसका क्वथनांक ज़्यादा है। तो फिर से यहाँ पे हम I को लेके आएंगे, जिसका I ज़्यादा उसकी संख्या ज़्यादा, जिसकी संख्या ज़्यादा उसका वाष्प दाब कम, जिसका वाष्प दाब कम उसका क्वथनांक ज़्यादा। तो I अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर A में ग्लूकोज ये नहीं टूटेगा, इसका I 1 आता है। ऑप्शन नंबर B इसमें दे रखा है आपको KNO3, ये 2 आयन देगा, एक NO3 और एक K वाला, K प्लस NO3 माइनस 2 आयन देगा, I 2 आएगा इसका। C ऑप्शन नंबर C है हमारे पास यूरिया। तो यूरिया में आप अगर चेक करोगे तो ये भी एक ही आयन देता है, इसका I 1 आएगा। ऑप्शन नंबर D Na2SO4, तो ये 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो यहाँ पे टोटल हमें 3 आयन मिलेंगे, यानी इसका I 3 आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसकी वजह से वाष्प दाब सबसे कम होगा, और वाष्प दाब जिसका कम होगा उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग D टिक कर सकते हैं 14 का। एक लास्ट क्वेश्चन है MCQS का हमारे पास, 15th वाला। 15th वाले में निम्नलिखित में किस स्थिति में रक्त कोशिकाएँ सिकुड़ जाती हैं। अब देखो, इसमें डायरेक्ट आपको बता दिया था कि रक्त कोशिकाएँ 0.9% का एक एवरेज लेके चलेंगे। अगर हम किसी ऐसे विलयन में किशमिश का एग्जांपल बताया था कि अगर किशमिश को हम किसी ऐसे विलयन में रखेंगे जो एक शुद्ध जल होगा, तो शुद्ध जल में हम जानते हैं कि पानी शुद्ध जल का ज़्यादा है, किशमिश के अंदर पानी कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध जल किशमिश के अंदर घुसेगा, जिससे किशमिश फूल जाएगी। वैसे ही कोशिकाएं होंगी। अगर हम एक 0.9% का एवरेज लेके चलेंगे, 0.9% नमक घोलेंगे हम एक किसी भी पानी में, अगर 0.9% से ज़्यादा नमक है घुला हुआ किसी भी विलयन में, तो अगर उसके अंदर रक्त कोशिका होगी तो ऐसा हम मानते हैं कि बाहर पानी की सांद्रता कम है, अंदर पानी की सांद्रता ज़्यादा है। तो विलायक हमेशा जहाँ ज़्यादा होगा कम की ओर जाता है। तो अंदर विलायक ज़्यादा होगा, बाहर विलायक यानी पानी कम होगा, तो कोशिका सिकुड़ जाएंगी। और अगर हम 0.9% से कम में रखेंगे तो पानी विलयन से कोशिका के अंदर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये फैलेंगी और 0.9% पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें पूछा है कि सिकुड़ जाएंगी, तो सिकुड़ेंगी तब जब 0.9% से हम कम में रखेंगे। 0.9% लबड़िया विलयन होगा, उससे कम में रखेंगे तो कोशिका यहाँ पे ज़्यादा में रखेंगे तो सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पे 0.9% से अधिक हमारे पास ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर C को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास MCQS पूरे होते हैं। उसके बाद अब हम न्यूमेरिकल्स या बाकी का पोर्शन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले इसको करते हैं एक एक करके, जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से बोला गया है कि 46 ग्राम एथेनॉल है आपके पास, उस एथेनॉल को आपने 54 ग्राम जल में घोल रखा है। तो 46 ग्राम एथेनॉल है, 54 ग्राम आपने जल में घोल रखा है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 46 ग्राम हमारे पास एथेनॉल है। 16 क्वेश्चन है हमारे पास। तो एथेनॉल हमारे पास विलय है, विलय को हम लोग B मानेंगे, और जल है हमारे पास, जल को हम लोग विलायक मानेंगे और विलायक को हम लोग A मानते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, जल का फॉर्मूला H2O। जब हमें मोल्स चाहिए होते हैं तो मोल हमें दोनों के पहले पता हो, क्योंकि अगर मान लो मुझे XB चाहिए तो XB के लिए मुझे B के मोल
और बटे टोटल मोल यहाँ पे चाहिए। और अगर मान लो मुझे यहाँ पे XA चाहिए, A के मोल अंश, तो A के मोल बटे यहाँ पे टोटल मोल मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले दोनों के मोल्स पता कर लूँ। तो अगर इसके मोल्स मैं बताऊँगा तो भार और आणविक भार दोनों चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो पहले मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे W भी दे रखा है 46 ग्राम, और उसके बाद मुझे पानी दे रखा है WA 54 ग्राम। अब इसका आणविक भार जब आप निकालोगे तो 46 ही आता है, तो यहाँ पे MB आपके पास 46 आएगा और यहाँ पे MA आपके पास 18 आएगा। पानी का 18 होता है, 2 इसका 16, इसका 18 हो गया। तो यहाँ पे हम पहले मोल बताएंगे, भार बटे आणविक भार। तो इसका भार आपको दे रखा है 46 और आणविक भार भी 46 है, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका जब आप मोल्स बताओगे तो 54 भार और आणविक भार 18, 18 3 54 आंसर आएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मोल्स आ चुके हैं। सिंपल अब हम क्या करेंगे, एक्स भी अगर बताएंगे तो ऊपर बी के मोल हमें 1 दे रखा और टोटल मोल 1 + 3 जो आएगा 1/4, ये आएगा 0.25। अगर ये 0.25 है तो 100% श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि ये 0.75 आएगा, क्योंकि 1 में से 0.25 माइनस करोगे 0.75 आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं अगर दो चीज़ें हैं, अगर हमें एक के मोलंस पता है तो दूसरे के 1 में से माइनस हम लोग कर देंगे, हमारे पास मोलंस आ जाएंगे। ठीक है, यकीन नहीं होता तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि मान लो A के मोल हमारे पास 3 है और टोटल मोल 1 + 3 = 4, तो यहाँ पे 3/4 होगा। 4 × 7 = 28, 2 बचेगा, 20 हुआ, 4 × 5 = 20, आंसर आया 0.75। तो एग्जैक्ट हमारे पास यही आ रहा है, तो दोनों के मोलंस हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1.325 ग्राम आपके पास निर्जल सोडियम कार्बोनेट है को जल में घोलकर 250 मिली बिलियन बनाया गया। तो बिलियन बनाया गया, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है, तो बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला, अब ये भी शुरू में पहला ही आई थिंक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको एक छोटा सा बताया भी था। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटे बिलियन का आयतन। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में सोडियम कार्बोनेट है जिसका भार आपको W दे रखा है 1.325 ग्राम। इसको आपने जल में घोला और एक बिलियन तैयार हुआ हमारे पास 250 ml। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो हम ml में नहीं लेते हैं, लीटर में बदलेंगे। इसको 250 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर। अब अगर हमें ये चीज़ बताना है, मान लो अगर हमें नॉर्मलता बताना है, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन तो हमें मालूम है 0.25, पर हमें ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता। ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मोल्स होते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम भार को आणविक भार से डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस भार को इसके तुल्यांकी भार से डिवाइड करेंगे, और तुल्यांकी भार बोला है यहाँ पे 53। सही है, तो इससे इसको डिवाइड करो। एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूँ कितना आ रहा है। तो 1.325 इसको डिवाइड करोगे 53 से 0.025 आएगा, तो ये आ रहा है 0.025। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0.025। एक संख्या बढ़ा लेंगे, 3 संख्या वहाँ, 3 संख्या ऊपर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25/250 आ जाएगा। 25 × 250, 1/10 आया, 1 0 है नीचे, पॉइंट हम कर देंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर 0.1 आ रहा है। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए और हेनरी तथा राउल्ट का नियम लिखिए। अब ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वैसे तो ये आपको लिखा दिया था, बाकी मैं इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें मैं अपने हाथों से इसको लिखकर आपको दे दूंगा। तो एक बार बता दे रहा हूँ मैं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या था। हेनरी ने क्या कहा था कि कोई किसी भी गैस का दाब, किसी भी, ये था विलेयता के बारे में। सही है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये विलेयता के बारे में था कि कितनी ज़्यादा कोई भी गैस पानी के अंदर घुली होगी।
ठीक है। तो वो दाब के समानुपाती होगी, जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ही ज़्यादा विलेयता होगी किसी भी गैस की द्रव के अंदर। तो इसमें अनुप्रयोग कुछ ऐसे थे। एक बार हम लोगों ने इसमें किया था कि सबसे पहले मान लो अगर आप पहला ही एग्जांपल हमने लिया था कोल्ड ड्रिंक्स का। मान लो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे भर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर होगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर होगी उतना ही ज़्यादा हमें वो ठीक लगती है। जैसे मान लो अगर कोल्ड ड्रिंक को आप खोल के रख दो तो वो हमें अच्छी नहीं लगती है फिर, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक हाई प्रेशर पे भर रखी होती है। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर मान लो हम लोग समुद्र के अंदर जाएंगे, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो नीचे दाब बढ़ता है, जिस वजह से ऑक्सीजन उनके ब्लड में बहुत तेज़ी से घुलने लगती है। उस टाइम तो दिक्कत नहीं होती है, पर जैसे ही मान लो अगर वो बाहर आएंगे समुद्र से निकल के, तो ऑक्सीजन गैस उनके खून से बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, जिस वजह से बुलबुले उठने लगते हैं उनके खून के अंदर। तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, जिसे हम लोग बैंड बोलते थे, ठीक है। तो दूसरा अनुप्रयोग ये रहा। तीसरा अनुप्रयोग क्या था कि अगर मान लो हम पहाड़ों पे ऊपर जाएंगे तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उसका रीज़न ये होता है कि पहाड़ों पे ऊपर दाब कम होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन गैस हमारे खून के अंदर मिक्स नहीं हो पाती है ठीक से, और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे हमने एनेक्सिया बोला था, ठीक है। तो ये कुछ है, आप लिख सकते हो, बाकी मैं लिख के दे दूँगा। 19 वाला हेनरी तथा राउल्ट का नियम है, ये भी मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। 20 वाला क्वेश्चन है, दो द्रव ए तथा बी के बाष्प दाब क्रमशः हैं। मतलब दो द्रव हैं आपके पास, उनको आप मिक्स कर रहे हो, उनके बाष्प दाब आपको दे रखे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बाष्प दाब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उधर गैस होगी, और गैस होगी मतलब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं बाष्पशील द्रव होगा। बाष्पशील द्रव मतलब द्रवीय अवस्था के साथ साथ गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला 20 क्वेश्चन में दे रखा है, दो द्रव है हमारे पास ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 20, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, जिसका वैल्यूज़ कुछ इस तरह हैं। इसका वाष्प दाब पी नॉट है, शुद्ध वाला हमेशा नॉट होता है, तो पी नॉट ए आपको दे रखा है 80 और पी ए आपको दे रखा है 60, सॉरी पी नॉट भी आपको दे रखा है 60। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्रमशः 80 और 60 हैं, ए के 3 मोल और बी के 2 मोल। मतलब इसका ए के मोल्स आप अगर दे रखे हैं, मतलब एन ए आपको 3 मोल और एन बी आपको दे रखा है, एन बी आपको 2 मोल दे रखा है, ठीक है। ये 3 मोल और ये 2 मोल दे रखा है। तो मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल दाब क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी हम कुल दाब की बात करते हैं तो वो होता है पी टोटल, और पी टोटल का मतलब होता है कि बिलियन में जाने के बाद, जैसे अगर हम दोनों को इनको मिक्स करेंगे तो इनका जो भी बिलियन बनेगा, तो अभी बताया बिलियन में बाष्प दाब की कमी आएगी। तो एक चीज़ है कि बाष्प दाब कम होगा और दोनों के बाष्प दाब अलग अलग होंगे। बिलियन के अंदर ए का जो बाष्प दाब होगा वो पी ए होगा, और बी का जो बाष्प दाब होगा वो पी बी होगा। हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि वो 80 तो नहीं है ए का बाष्प दाब बिलियन में, बी का भी 80 नहीं है, अलग है, तो इसलिए हमने पी ए पी बी लिख दिया। तो पी टोटल अगर हमें चाहिए तो पी ए प्लस पी बी यहाँ पर हम कर देंगे। अब राउल्ट के हिसाब से जो पी ए होगा वो होगा पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, यहाँ पे होगा पी नॉट ए एक्स ए, और जो पी बी होगा वो होगा पी नॉट बी एक्स बी करके। अब यहाँ पे पी नॉट ए तो हमें मालूम है, देखो 80 है, और पी नॉट बी हमें मालूम है 60 है, पर एक्स ए एक्स बी नहीं मालूम। तो एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए सिंपल हम मोल फ्रैक्शन करेंगे। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना 3 और एन ए प्लस एन बी 3 प्लस 2, जो आएगा 3/2 आएगा 0.6। इधर करोगे तो एक्स भी आपको चाहिए, तो 2/3 प्लस 2, तो 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। तो दोनों के हमारे पास मूलंश आ चुके हैं। तो सिंपल एक्स से हमारे पास कितना आया, एक्स से 0.6 और एक्स भी कितना आया 0.4।
0 1 0 है लगा हुआ, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो 0 से पॉइंट काट दो, 0 से पॉइंट काट दो। यहाँ पे आएगा 8 × 6 प्लस 6 × 4, 6 8 48 और 6 चौक 24, तो 8 4 12, हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 72 यहाँ पे आ जाएगा। यूनिट शायद mm ऑफ Hg दे रखी है, तो 72 mm आंसर आ जाएगा, मतलब इतना प्रेशर होगा। और देखो ये 80 रहा, 60 रहा, इसके आसपास बीच में ही कहीं आता है, तो 80 और 60 के बीच में कहीं 72 होगा, जो एक्चुअल इस बिलियन के अंदर टोटल दाब होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा रहा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21, 350 केल्विन शुद्ध द्रव, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए तथा बी का वाष्प दाब इन्होंने दे रखा है। तो वाष्प दाब कुछ इस तरह से है कि 450 और 750 mmHg। उसके बाद यदि कुल वाष्प दाब 600 mm ऑफ Hg है, मतलब इन्होंने दो द्रव हैं, उनके वाष्प दाब भी दिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, वैसे ही आगे इन्होंने मोल ना देकर, उन्होंने क्या कहा कि मोल ना देकर उन्होंने सीधा आपको उनका टोटल वाष्प दाब दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि द्रव के मिश्रण का संगठन क्या होगा, मतलब आप ए तथा बी के मोल अंश को बता दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए और बी है हमारे पास, 21 क्वेश्चन है, ए और बी है हमारे पास, ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब, और यहाँ बिलियन यानी पी टोटल। तो पी नॉट ए आपको दे रखा है 450 और पी नॉट भी आपको दे रखा है 750। उसके बाद आपको किधर गया, हाँ, यदि कुल वाष्प दाब 600 है, पी टोटल यहाँ पे 600 है, तो संगठन बताना है, मतलब सबके आपको सबके आपको मोलंश बताना है। तो फॉर्मूला फिर से हम वही लिखेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पहले ऐसे लिख लो, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सही है, अब ध्यान से देखते रहना। पी ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, ये रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। अब उसमें ना मुझे ए एक्स, जब भी मैंने चीज़ थी कि मान लो पी टोटल तो लेट से मुझे मालूम है, पी टोटल तो चलो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 600, और पी नॉट है यहाँ पे 450 इंटू एक्स से, 450 इंटू एक्स से। ठीक है, उसके एक्स थोड़ा संभल के बना दूँ, एक्स से, और प्लस पी नॉट भी मुझे 750 दे रखा है, तो 750 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक्स पी से। अब एक चीज़ है, अगर फॉर्मूला में हम कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो उसमें सारी चीज़ें पता होंगी हमें, एक को छोड़कर जो हमें फाइंड करना है। पर यहाँ तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, तो ये कैसे करेंगे। तो ध्यान करो, जब भी हम एक्स ए और एक्स बी लिखते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम हमेशा 1 होता है। तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर रहा हूँ, मान लो मैं एक्स बी को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। तो एक्स बी को मैं 1 माइनस एक्स से लिख दूँगा, और देखो एक्स से और एक्स से सेम आ गया, अब ठीक हो जाएगा। तो 600 इज इक्वल्स टू 450 इंटू एक्स से प्लस 750 इंटू ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। अब 750 450 इंटू एक्स से, तो मैं इसको पूरा ऐसे लिख दूँ 450 एक्स से, अभी भी वही बात है ना, इंटू ही है वो, प्लस में 750 एकम, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 750, माइनस क्यों, 750 की मल्टीप्लाई एक्स बी से करोगे तो माइनस का 750 एक्स बी बन जाएगा। सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ गया मैंने, ये एक्स से होगा, यहाँ पे एक्स से होगा, 1 माइनस एक्स से है ना। ठीक, अब यहाँ पे 750 प्लस का है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा बचेगा 450 एक्स से और माइनस का 750 एक्स से, और इस 600 में से हम लोग 750 माइनस कर देंगे। ठीक है, 750 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 150 150, और ये माइनस करोगे तो ये करीबन 300 एक्स से बचेगा। ठीक है, और ये रहा माइनस की वैल्यू, ये रही माइनस की वैल्यू, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया 300। ठीक है, अब एक्स ए को हम सिंपल निकालेंगे तो 150 को 300 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, मतलब ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे आपके पास एक्स ए 0.5 होगा
और x भी आपके पास 0.5 होगा। बाई चांस अगर आपसे मोल पूछते हैं तो जो मोल अंश होता है यही मोल मान लियो, तो Na इज इक्वल्स टू 0.5 मोल और Nb इज इक्वल्स टू 0.5 मोल, मतलब दोनों के मोल अंश सेम है, तो जाहिर सी बात है दोनों के मोल भी सेम होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 22 हो गया ना, 23 क्वेश्चन है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके NCERT का लग रहा है। तो इसमें बोला है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, ठीक है। 0.5 ग्राम ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 हुआ। तो आपको यहाँ पर ठोस का मोलर द्रव्यमान बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो तो ये हम वो केस है जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिक्स करते हैं, तब वहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूला बनता है। फार्मूला कुछ ऐसे बनता है, देखिए पहले वैल्यूज़ लिख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। 24 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है हमारे पास। 23 है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो एक बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन को हम लोग विलय मानेंगे, ठीक है। बेंजीन हमारे पास A होगा और हमारे पास किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। और उसके बाद बोला है कि एक ठोस है 0.5 ग्राम, मतलब ठोस है, ठोस का मतलब यहाँ पे B, तो W भी आपको दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है। W भी आपको 0.5 ग्राम दे रखा है। 39 ग्राम बेंजीन में डाला, मतलब WA यहाँ पे 39 ग्राम है, ठीक है। अब 0.850 बार जो प्रेशर बताया था वो होगा P0 इज इक्वल्स टू 0.850 बार, ये प्रेशर रहा। उसके बाद आगे इन्होंने बोला है कि विलयन जो बनेगा, यहाँ पे जो विलयन बनेगा उसका जो प्रेशर आया उसको हम लोग PA बोलेंगे, क्योंकि P टोटल अगर आपको ध्यान हो दोनों का प्रेशर होगा। अब अगर हमने अवाष्पशील डाला है तो इसका तो कोई प्रेशर नहीं होगा, अकेला प्रेशर इसी का होगा। अब P0 विलयन में जाके PA बन जाता है, तो यहाँ पे PA आपको दे रखा है 0.845। तो यहाँ पे आपको बताना है कि MB कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, P0 माइनस PA अपॉन P0, P0 माइनस PA को हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। WB हमें दे रखा है 0.5 ग्राम, MA हमें दिया नहीं पर हम निकाल सकते हैं, बेंजीन का C6H6 होता है, इसका आई थिंक 78 आता है, 12 चंग 72 और 6 78, 78 आता है, ठीक है। MB आपको निकालना है और इंटू WA आपको दे रखा है 39 ग्राम, 39 दूनी 78, और यहाँ की भी वैल्यूज़ आप लिख दो। P0 आपको 0.850 दे रखा है माइनस 0.845 अपॉन 0.850, यहाँ बचेगा 0.005 अपॉन 0.850। इधर जो बचा 5 दूनी 10, तो ये 1.0 अपॉन MB आ जाएगा। 5 दूनी 10 हुआ, एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद 0, कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही आंसर आएगा इधर को। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, MB को यहाँ ले आओ, इस 5 को यहाँ भेजो, 850 को ऊपर भेजो, तो यहाँ पे जो MB आएगा वो आएगा 850 ऊपर चला गया और 5 आ गया नीचे, तो ये आएगा 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 0 बचा, 170 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका जो आणविक भार होगा वो 170 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा। अब ये क्वथनांक वाला क्वेश्चन है, तो ये भी अणुसंघ के गुणधर्म है, डेल्टा TB समानुपाती जिसकी मोललता के होता है, फिर हम लोग मोललता वहाँ पे मोललता को हटाते हैं, तो मोललता को हम लोग
समानुपाती की साइन को हटाते हैं, वहाँ पे हम एक KB की साइन को लेके आते हैं। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू KB इंटू M करके कोई फार्मूला होता है। तो उसमें देखो हम लोगों को जो चीज़ें दे रखी हैं पहले हम वो करते हैं। तो 9 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, 24 क्वेश्चन है। 9 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। 500 ग्राम जल में घोला, जल है आपके पास 500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद विलयन का क्वथनांक बताना है आपको। यहाँ पे एक विलयन बनेगा और विलयन का क्वथनांक जो होता है उसको हम TB बोलते हैं, और जो विलायक का क्वथनांक होता है उसको TB नॉट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें KB की वैल्यू दे रखी है। KB की वैल्यू एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.52, ठीक है। पानी के लिए KB की वैल्यू 0.52 होती है। तो आपको विलयन का क्वथनांक याद कीजिए, इसका क्वथनांक TB बताना है। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M मोललता। इस मोललता को हम जब रिप्लेस करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा TB को हम लोग लिख सकते हैं TB नॉट माइनस TB, ठीक है। एक चीज़ है कि जब हम विलयन की बात करेंगे तो विलयन का बाष्प दाब कम होता है, क्वथनांक ज़्यादा होता है, तो TB माइनस TB नॉट हम करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा होगा क्वथनांक इसका क्वथनांक कम, तो TB माइनस TB नॉट हम करेंगे। TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू KB की वैल्यू 0.52 दे रखी है। अब मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं WB अपॉन MB इंटू WA। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो TB नॉट हमें मालूम नहीं है, पर हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं 273.15। वैसे 273 ही होता है, पर जो एग्जैक्ट एक NCERT में क्वेश्चन दिया उसने उन्होंने 273.15 माना है, तो आप भी 273.15 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं TB हमें निकालना है इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, ठीक है। 0.52 इंटू WB कितना दिया आपको, ये रहा हमारे पास WB 9 ग्राम, और यहाँ पे WA हमें 500 दे रखा है। तो 0.52 है, इंटू करेंगे WB से, WB हमें 9 दे रखा है, इंटू 1000 अपॉन में देखोगे तो MB आपको बिलियन है, बिलियन को क्वथनांक ज़्यादा, हाँ ठीक है। 0.52 अपॉन MB आपको कितना दे रखा है, MB ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जब आप MB करोगे, आणविक भार बताओगे, तो C6H12O6 का जो आता है कैलकुलेट करें ना 180 आता है, तो ये डिवाइड कर देंगे हम 180 से, इंटू WA आपको 500 दे रखा है। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे हम TB की जगह लिख सकते, TB तो है हमारे पास, पर TB नॉट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। TB नॉट हमारे 273.15, तो TB माइनस 273.15, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा TB माइनस 273.15 इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू 9 तो कट गया और बचा यहाँ पे 2 पंजे 10। अब इस 10 है तो पॉइंट और पीछे जाएगा, 0.052 हो जाएगा, तो ये रहेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ TB माइनस 273.15 इज इक्वल्स टू 0.052। तो यहाँ पे मुझे TB चाहिए, TB इज इक्वल्स टू 0.052 प्लस 273.15। यहाँ पे आप जोड़ दोगे, तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा कि 0.052 जोड़ोगे तो 5 और 5 10, यहाँ पे 0 लिख लो, 2 और 0 0, 5 और 5 10, हाँ से लगा 1, 1 और 0 1 और 1 2, और यहाँ पे 273, तो 273.2 ये रहा। एक मिनट 0.052,
तो 2, 5 और 5 10 हाँ से लगा होगा, हाँ ठीक है 202 आ रहा है, तो ये आ रहा है 273.202 केल्विन। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, सही है। तो इधर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्वथनांक आएगा वो 273.202 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि 25 क्वेश्चन है कि 750 mm ऑफ Hg दाब है आपके पास। इस दाब पर आपको 99.63 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक दे रखा है किसी भी जल का 99.63 डिग्री सेल्सियस है। अगर 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाएं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले। अब देखो अभी बताया कि जब भी हम विलय और विलायक को मिक्स करेंगे तो क्वथनांक हमेशा बढ़ता है क्योंकि बाष्प दाब कम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि लेट से अगर आपने जल में आपने 500 ग्राम जल में हम लोग कितना ग्लूकोज मिलाएं कि वो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले। अगर जब उसमें ग्लूकोज नहीं था, मान लो जब उसमें चीनी मिली हुई नहीं थी, ग्लूकोज मान लो ग्लूकोज C6H12O6, जब उसमें ग्लूकोज नहीं था तो वो 99.63 पे उबल रहा था। और अगर मान लो उसमें मैं ग्लूकोज मिक्स कर दूं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले। तो कितना ग्लूकोज में मिक्स करूंगा, तो फिर से हम लोग लिखेंगे वैल्यूज़ पहले क्या क्या दे रखे हैं। देखिए 25 क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज़ दे रखे हैं आपको। अब प्रेशर का तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि क्वथनांक में हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल नहीं है। तो हमें जल का क्वथनांक दे रखा है, मतलब एक विलय होगा और विलायक होगा, यहाँ पे बनेगा बिलियन, ठीक है। जल का क्वथनांक आपको मतलब TB0 दे रखे हैं, TB0 आपको दिया 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बिलियन का आपको दे रखा है TB 100 डिग्री सेल्सियस। हमें WA बताना है, ठीक है, सॉरी इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे। तो W आपको B बताना है कितना होगा, इसका भार कितना होगा ग्लूकोज का। अगर हमने विलायक को 500 ग्राम ले रखा है, अगर मान लो WA आपको 500 ग्राम दिया है, तो फिर से देखो लास्ट जो फार्मूला हमने यूज़ किया था उसी फार्मूले से हम लोग करेंगे। डेल्टा TV इज इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। अब यहाँ पे हमें भार देखो मालूम है, दोनों के भार एक का भार निकालना है, एक का मालूम है, MB नहीं मालूम। तो MB को सिर्फ सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्लूकोज है तो MB 180 आता है, C6H12O6 अभी बताया था, ठीक है। तो डेल्टा TB अगर हम निकालेंगे तो सिंपल TB माइनस TB0 करेंगे, तो यहाँ पे TB माइनस TB0 इज इक्वल्स टू KB कितना आएगा, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा है KB 0.52 होता है, इंटू WB आपको फाइंड करना है, अपॉन MB आपको 180 दिया, इंटू WA 500 दे रखा है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम डेल्टा फाइंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम केल्विन में बदलें। डेल्टा जो होगा वो केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का सेम ही होगा, मतलब अंतर यानी डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर आप केल्विन में बदल के इनका डिफरेंस निकालोगे तो भी एक ही बात है, या फिर नॉर्मल लिखोगे तो भी एक ही बात है, डिफरेंस आपका सेम ही आने वाला है इसमें। तो यहाँ पे 100 में से हम 99.63 को माइनस करेंगे और इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू WB अपॉन 180 इंटू 500। पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, 100 में से 99.63 जाएगा तो ये बचेगा 0.37, ठीक है। हाँ ठीक है, 0.37 बचेगा और ऊपर बचा 52 इंटू WB अपॉन 180 इंटू 50,000, ठीक है। 500 था हमारे पास, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा दिए। अब अगर हमें WB चाहिए तो सब टर्म को ऊपर भेज दो और 52 को नीचे ले आओ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि WB इज इक्वल्स टू 0.37। अब नीचे भाग में जो संख्या है वो गुणा में पहुंच जाएगी, गुणा में पहुंचेगा 180 गुणा 50,000 और बटे 52 आ जाएगा नीचे। पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 0 काट दो, तो ये कुछ बनेगा 37 गुणा 180 गुणा 500 अपॉन 52।
अब इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो मैं फ़ोन से कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। 37 गुणा 180 तो ये आ रहा है 6660 इंटू 500/52। अब इसको डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे हम 500 से। तीन 0 0 0 0 डिवाइड करेंगे 52 से तो ये आ रहा है 64038। एक मिनट, इसमें कुछ एरर लग रहा है। हाँ, एक एरर हमने कर दिया है इसमें, क्योंकि ये हमें किलोग्राम में लेना है ना, तो क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो किलोग्राम में लेने के लिए ऊपर हम 1000 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर इंटू 1000 कर दो, तभी वो ज़्यादा आंसर आ रहा है। इंटू 1000 और इंटू 1000, यहाँ पे भी इंटू 1000 होगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया ये, वरना पहले ही सॉल्व हो जाता। एक मिनट, इंटू 1000 है तो वो 1000 नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। 1000 यहाँ आ जाएगा 52 के साथ। वैसे तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1000 करोगे तो ये जो आंसर आ रहा है 64038, जब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64.038। ये आंसर आ जाएगा और यही हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास 26 दे रखा है कि एक सॉसपैन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 किलो जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है। तो यहाँ पे फिर से आपको देखो टेम्परेचर पूछा है, तो फिर से हम यही सेम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आंसर को बताएंगे किस ताप पर उबलेगा, जैसे हमने पहला वाला किया था। जो जो वैल्यूज़ दी हैं पहले हम वो वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से दी हैं कि एक बर्तन है जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज B, और यहाँ पे जल को A मानेंगे और यहाँ पे बनेगा 1 बिलियन, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब WB आपको 18 ग्राम दे रखा है। इसका आणविक भार भी निकाल लो, ज़रूरत पड़ती है तो फिर से ये MB 180 होगा। ग्लूकोज है C6H12O6। जल आपको दे रखा है 1 किलो जल, तो जल का भार आपको 1 किलो दे रखा है, WA 1 किलो। तो इन्होंने पूछा ये किस ताप पर उबलेगा, मतलब यहाँ पे आपको TB बताना है। तो और तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ नहीं दी, प्रेशर का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, Kb का मान बस लिख लो 0.52। तो फिर से हम देखो यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। डेल्टा TB में हम TB माइनस TB नॉट करेंगे, तो TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। TB हमें पता करना है और TB नॉट अभी जस्ट आपको बताया कि जब आप TB नॉट बताओगे जल का तो 200, एक मिनट 373.15 ये रहेगा, 373.15 रहेगा, ठीक है। तो ये 373.15 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 373.15, ठीक है, इज इक्वल्स टू KB आपको 0.52 दे रखा है इंटू WB आपको दे रखा है 118 अपॉन MB आपको 180 दे रखा है इंटू WA आपको 1 किलोग्राम। अब ऊपर हम 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 1 किलोग्राम पहले से दे रखा है, तो बस यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 18 180। पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे, सिंपल एक काम करो पॉइंट मत हटाओ, यहाँ पे ये 0.052 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं TB माइनस 373.15 इज इक्वल्स टू 0.52/10, तो ये आएगा 0.052/10, सॉरी 10 तो ख़त्म हो गया।
अब TB आ जाएगा 0.052 प्लस 373.15, तो ये कुछ आ जाएगा 373.15 जोड़ोगे ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था अभी, हासिल लगा 1 2 373.202, तो आंसर आएगा 373.202। मे भी शायद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, एक बार देख लूँ। $18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, जो भी एक चीज़ है, वो मैंने जो क्वेश्चन कराया था 20 कमीशन याद कीजिए 22 वाला में भी क्वेश्चन कराया था मैंने, वो ऐसे ही शायद आएगा। इसमें से फ़िलहाल जो भी क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें में भी शायद मैंने ये TB नॉट 273.15 ले रखा है, वह ध्यान नहीं दिया मैंने कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 273.15 जोड़ेंगे तो 373.15 आएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो 373.15 होगा, ना कि 273.15। ठीक है, 273 वहाँ पे नहीं होगा, 373.15 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 वाला। तो 27 क्वेश्चन एक बैतूल अपघटय के 1 ग्राम को 500 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में कमी 0.40 केल्विन की आती है, मतलब इतनी कमी आ रही है। उसके बाद बोला कि कमी हो जाती है, बेंजीन का हिमांक अवदमन स्थिरांक इतना है, तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? मतलब आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो फिर से हम लोग डेल्टा TF वाला इधर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो वैल्यूज़ जो दे रखी हैं वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ 20, एक सॉसपैन 26 तो हो गया, 27, हाँ 27 ही है। तो एक आपके पास विलय है जिसको हम लोग B मानेंगे, और इसको हमने मिक्स किया है बेंजीन के अंदर, और बेंजीन को हम लोग A मानेंगे, और यहाँ पे बनेगा एक विलयन। ठीक है, अब एक विलय है आपको यहाँ पे दे रखा है 1 ग्राम, मतलब WB आपको 1 ग्राम दे रखा है। आणविक भार इसका हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बैद्युत अपघटय बोला, कोई भी हो सकता है विलय, तो जाहिर सी बात है हमें यही बताना है, तो यही चीज़ आपको बतानी है, क्वेश्चन में भी यही बोला है। अब बेंजीन है, तो बेंजीन का यहाँ पे आपको भार दे रखा है। बेंजीन का भार यहाँ पे किधर है, 50 ग्राम दे रखा है, 50 ग्राम। उसके बाद आपको 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में जो चेंज आता है, मतलब डेल्टा TF आता है, वो डेल्टा TF 0.40 केल्विन आता है। ठीक है, की कमी होती है। अगर KB का मान 5.12 है, तो आपको बताना है MB कितना होगा, यानी आणविक भार विलय का कितना होगा। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं हम, सॉरी ये KF होगा। ठीक है, हिमांक वाला, हिमांक की बात चल रही है। डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, ये चीज़ ग्राम में दी है तो ऊपर हम 1000 लिख लेंगे। ठीक है, अगर ग्राम में किलोग्राम में दी होती तो हम 1000 नहीं लिखते। डेल्टा TF हमें दे रखा है 0.40, उसके बाद KF 5.12, WB आपको दे रखा है 1 इंटू 1000, MB आपको दे रखा है, MB आपको निकालना है, इंटू WA 50 दे रखा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे MB यहाँ ले आओ, 0.40 को वहाँ भेज दो, तो MB इज इक्वल्स टू 5.12 इंटू 20, और बटे में हम लिख सकते हैं 0.40। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 512 गुणा 2 बटे 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 1 10 हुआ, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो MB यहाँ पे आ रहा है 256। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 28 है हमारे पास। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन C बोलते हैं, C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसमें भी देखो भार ही बताना होगा आपको, तो बोल रहा है उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
हाँ, उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर हिमांक 1.5 डिग्री की कमी आती है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे यही है। उसमें हमने आणविक भार बताया था, भार दे रखा था। इसमें हमें भार दिया है, सॉरी इसमें हमें भार निकालना है, आणविक भार दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मूला है C6H8O6, जिसको हम B मानेंगे, और हमने इसको मिक्स किया है एसिटिक अम्ल में घोलने पर। एसिटिक अम्ल में घोला है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसको हम A मानेंगे। इसमें हमने घोला है। तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड कितना दे रखा है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड का भार आपको निकालना है, मतलब WB आपको निकालना है। इसका मतलब MB आपको मालूम है, MB भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड 50 ग्राम दे रखा है, मतलब WA आपको 50 ग्राम दिया। अगर इसका KF 3.9 दे रखा है तो आपको बताना है कि WB कितना होगा। यही सारी चीज़ें हैं ना, ठीक। और एक चीज़ और है, हमें यहाँ पे डेल्टा TF भी दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। अब एक बार हम WB हमें दे रखा, डेल्टा TF 1.5 दे रखा, KF हमें 3.9 दिया, WB हमें निकालना है, MB देखो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। C6H8O6 का 12×72 प्लस 8 96, सबको जोड़ लो कितना आएगा। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर ले रहा हूँ जल्दी से, 72 176, तो ये आ रहा है 176, तो ये आएगा 176, ठीक है। तो MB की जगह हम लिख सकते हैं 176 और गुणा WA हमें दे रखा 50। अब अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हम कितना करेंगे, 1000 लिख देंगे, तो ऊपर हम 1000 लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1.5 इज इक्वल्स टू 39 गुणा WB गुणा 2 और बटे 176, ठीक है। WB चाहिए, सारी चीज़ों को नीचे भेज दो और 176 को ऊपर भेज दो। तो यहाँ से WB कुछ इस प्रकार आएगा, 1.5 गुणा 176 और बटे में 39 गुणा 2, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 का मल्टीप्लाई 176 से करना है, कितना आ रहा है 2640, और 39 का 120 से करना है, 39 का 120 से करोगे तो कितना आएगा ये 700, 39 दूनी 78, 780, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हम 2640 को डिवाइड करेंगे 780 से, तो ये 3.38 आ जाएगा, 3.384 ग्राम, यही आंसर है। तो W हमारे पास 3.384 ग्राम आ गया, ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 28। अगला क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। एक वैद्युत अपघटय के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 0.40 की कमी आती है, विलय के मोलर द्रव्यमान की ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करा दिया था क्या, नहीं वो दूसरा, अच्छा वो क्वथनांक वाला था, ये हिमांक वाला है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है, सॉरी 29 है। एक वैद्युत अपघटय के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, मतलब एक वैद्युत अपघटय को हम लोग विलय मान सकते हैं। तो एक विलय पदार्थ है हमारे पास, इसको हम B मानेंगे, इसको हमने बेंजीन में घोला जिसको हम A मानेंगे, ठीक
ठीक है, बेंजीन को हम लोग ए मानेंगे। तो यहाँ पर इसके 2 ग्राम है, WB आपको 2 ग्राम दे रखा है। बेंजीन है, WA आपको 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 50 ग्राम दे रखा है। उसके बाद घोलने पर इसके जो हिमांक में कमी आती है वो 0.40 की आती है। डेल्टा TF 0.40 है। अगर KF का मान 5.12 है तो यहाँ पे आपको MB बताना है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। ये चीज़ ग्राम में दी है तो ऊपर हम लोग 1000 लिख देंगे। डेल्टा TF हमें दे रखा है 0.40, KF का वैल्यू 5.12 और गुणा WB हमें 2 दे रखा है इंटू 1000, ठीक है। MB हमें निकालना है और WB हमें 50 दे रखा है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 तो 1 0 और ये आ जाएगा तुम्हारा 20 दूनी 40। तो हम क्या करेंगे, MB यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो MB ऊपर ले आओ, 0.40 को नीचे भेज दो। 5.12 गुणा 2 गुणा 20 और बटे में ये आ जाएगा 0.40, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। उसके बाद ये क्या बचेगा, 512 गुणा 2 गुणा 20 और बटे 40, तो 20 दूनी 40, 2 से 2 कैंसिल, तो MB कितना आ रहा है, 512। MB हमारे पास ये आंसर आ गया, इसका आएगा 512। अगला क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन है, 29 हो गए। 30 क्वेश्चन है, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। तो एक प्रोटीन है, तो इसमें भी आपसे क्या पूछा है, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। अच्छा, पराशर दाब वाला क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म 3 तो हमने क्वेश्चन कर लिए, चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म लास्ट बचा है हमारे पास, पराशर दाब करके। पराशर दाब का हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म का आंसर पता करते हैं, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है कि 30 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन को जाहिर सी बात है हम लोग विलय मानेंगे। 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस जल है, तो यहाँ पे जो बिलियन बनेगा वो बिलियन 200 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है 200 सेंटीमीटर क्यूब 200 ml के बराबर होगा। ये रहा वॉल्यूम 200 ml। उसके बाद 1 बिलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, WB आपको 1.26 ग्राम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 300 केल्विन ताप पर टेम्परेचर आपको 300 दे रखा है। पराशर दाब 2.52 हमें पाई दे रखा है, 2.52 इंटू 10 की पावर। यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन में कुछ एरर है, जो क्वेश्चन था उसमें 10 की पावर 3 थी, इसमें मैंने लिखा नहीं है, यहाँ शीट में लिखना भूल गया हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 2.52 इंटू 10 लिखा है, मे भी शायद यहाँ 2.52 इंटू 10 की पावर 3 होगा, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। शीट में 2.53 इंटू 10 2.52 इंटू 10 की पावर 3 होगा। तो यहाँ पर आपको MB बताना है कि प्रोटीन कितने ग्राम होगा। सिंपल फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, पाई बराबर MRT, M होता है मोलरता, तो पाई बराबर WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है और मोल्स को हमने इससे रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम, इंटू R इंटू T। पाई हमें पहले से दे रखा है 2.52। अब देखो 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 252, इसके आगे 3 0 होंगे, 2.52 इंटू इतना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 252 0, ये लिख सकते हैं। ये चीज़ ml में है, लीटर में अगर इसको हम बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 लीटर आएगा, ठीक है। तो 2.52, तो इसको हम सीधे 252 0 लिख सकते हैं, 2520। WB 1.26 हमें दे रखा है, इंटू R की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0.0821, इंटू टेम्परेचर है 300 बटे MB आपको निकालना है,
आयतन आपको दे रखा 0.2 करके। एम बी यहाँ ले आओ, इसको नीचे भेज दो, तो ये बनेगा एम बी इज इक्वल्स टू, एम बी ऊपर आ गया, इसको नीचे भेज दो, 1.26 इंटू 0.082 इंटू 300 और बटे में 25 गुणा 0.2। ठीक है, आप चेक करें पहले क्या चीज़ किससे कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, ये ऊपर लिखता हूँ, और 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट के बाद 5 संख्या है, 2 संख्या ये, 3 संख्या ये, तो 5 जीरो नीचे बढ़ा दो, तो यहाँ पे 126 है ना। हाँ ठीक है, 126 गुणा 82 गुणा 300 और बटे में यहाँ लिख सकते हैं हम 252 गुणा 2 और 5 जीरो नीचे बढ़ा दो, क्योंकि देखो 2 संख्या ये और 3 संख्या ये, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 126 गुणा 82 कितना आ रहा है, 126 गुणा 82 गुणा 3 कितना आ रहा है, 30 996। इसको डिवाइड करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 252 गुणा 2 और गुणा 1000, दो 252 गुणा 2 और गुणा 1000, ये कितना आ रहा है, ठीक है इतना आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर दो, .615 आ रहा है। ठीक है, ये रहेगा। अब क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा एरर है, ये 10 की पावर 3 की जगह कुछ और भी लिखा हो, अभी शायद मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 10 की पावर 6 या कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था, तो वो जैसा भी फ़िलहाल होगा इसी तरीके से। अगर मान लो 10 की पावर 6 होगा तो 3 ज़ीरोज़ और बढ़ जाएंगे, तो 3 ज़ीरोज़ बढ़ने का मतलब है यहाँ पे जो आपने यहाँ पे इसका 252 ज़ीरो ले रखा है, इसमें 3 ज़ीरो और ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, तो वो वही हो जाएगा। ठीक है, या फिर मे भी शायद ये माइनस वगैरह कुछ दिया हो सकता है 10 की पावर -3 हो, तो अगर -3 होगा तो वो पीछे आ जाएगा पॉइंट थोड़ा सा। ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेना। वैसे मैंने 10 की पावर 3 की ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बाकी तो हमारा तरीका तो बिल्कुल सेम है, पाई बराबर MRT लिखना है, W भी हमें 1.26 ग्राम है, M भी हमें निकालना है। उसके बाद आयतन हमें 0.2 दे रखा है। ठीक है, R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर में 300 दे रखा है। बाकी तरीका हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 31 करके, 31 क्वेश्चन देखूँ। 31 क्वेश्चन में भी देखो पराशर दाब वाला ही क्वेश्चन है। तो 31 क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला गया कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का 27 डिग्री ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पराशर दाब ज्ञात करना है आपको। तो टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है 31 क्वेश्चन, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया दे रखा है हमें, और उसका WY भी दे रखा है 5% WV। जलीय विलयन का पराशर दाब आपको पाई बताना है कितना होगा। ठीक है, पराशर दाब क्या होगा, 0.082 वैल्यू लेनी है। फॉर्मूला हम पुट करेंगे पाई बराबर MRT या CRT, M का WB अपॉन MB इंटू V इंटू R इंटू T। अब टेम्परेचर हमें लेना है केल्विन में, तो टेम्परेचर चेंज करोगे 273 इसमें जोड़ दो, तो ये 300 केल्विन बनेगा। पहली चीज़ हमें आ गई R की वैल्यू हमें पता है, आयतन और भार नहीं पता हमें, आणविक भार तो यूरिया का हम बता देंगे। ठीक है, NH2CONH2 है,
उसका आर्बिक भार करोगे तो 14 और 2 16 दूनी 32 प्लस 12 और प्लस 16, 6 4 10, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, इसका 60 आ रहा है, तो वो भी हमें मालूम है। तो ये रहा हमारे पास MB। पर हमें यहाँ WB और वो वॉल्यूम नहीं पता। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने बोला था कि 5% का मतलब 5 ग्राम, तो यहाँ पे 5 ग्राम यूरिया होगा, और जो टोटल हम निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं, तो बिलियन 100 होगा। बिलियन का भार नहीं 100 होगा, बिलियन का आयतन 100 ml होगा, क्योंकि नीचे V लिखा है। तो 5 मतलब W, 5 मतलब भार। अब जो बचा नीचे 100, वो 100 आपका आयतन होगा। तो ये जो बिलियन होगा वो बिलियन होगा 100 ml, जिसको हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बस अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। WB हमें दे रखा 5 ग्राम, इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 300 अपॉन MB आपको दे रखा, MB यूरिया का आणविक भार ये रहा 60, आयतन हमें दे रखा 0.1। कैलकुलेशन करेंगे यहीं से, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा करो इस पॉइंट से ये ज़ीरो काट दो, तो ये बचेगा आपके पास 5 गुणा 0.082 और गुणा 300 और बटे में 6। पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो 3 ज़ीरो नीचे बढ़ा दो। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा नीचे 60। तो नीचे आ जाएगा 60। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1230, और डिवाइड करेंगे हम 60 से। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है 123 को 6 से, 20.5। ठीक है, तो ये आ रहा है। ठीक है, 20.5 आ रहा है, तो यही इसका दाब होगा। पराशर दाब है तो यही होगा इसका पराशर दाब। अब ये MOFHG या बार में आप लिख सकते हो, बार में आप लिख सकते हो तो 20 पॉइंट। वैसे ये जो यूनिट रखते हैं ATM वाली रखते हैं, तो आंसर हमारा ये ATM में ही आएगा, इतना ATM होगा। और ATM और बार अप्रोक्स आपके सेम ही होते हैं, तो इतने ATM इज इक्वल्स टू इतने ही बार। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस के यूरिया M/10 मिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। हाँ, पराशर दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, और यहाँ पर 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 मिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस ले रखा है। जो M/10 यहाँ पे दे रखा है, वो M/10 असल में मोलरता दे रखी है 1/10 करके, सही है। तो यहाँ पे मोलरता आपके पास है 1/10। ठीक, उसके बाद आपको पाई बताना है, तो सिंपल पाई का फॉर्मूला यूज़ करो। पाई बराबर MRT। M आपको दे रखा 1/10 गुणा R की वैल्यू 0.082, और टेम्परेचर आपको इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 300 आ जाएगा, गुणा 300। अब पॉइंट के बाद 3 संख्या और 2 ज़ीरो, तो एक काम करो, अभी 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये बन रहा है 0.082 गुणा 30। तो यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 0.082 और 30 का 0.082 गुणा 30, 2.46। तो ये आ रहा है 2.46। ये भी ATM में आंसर आएगा, तो ये फाइनल आंसर है। अब एक क्वेश्चन उसमें और है बचा हुआ, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, जो इसके नीचे है कि वियोजित होने पर CaNO3 का होल ट्वाइस बिलियन के वेंट ऑफ गुणांक की गणना कीजिए। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 33 होगा, ये लिखा नहीं है उसमें।
देखो CaNO3 का होल ट्वाइस दे रखा है, ये है। अब जब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, Ca+2 प्लस 2NO3 माइनस। अब ध्यान करो कि अगर मान लो इसका 1 मोल था स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर, तो इसके 0 मोल होंगे, इसके 0 मोल होंगे। जब कुछ समय गुजर जाएगा तो मान लो इसके पूरे मोल ख़त्म हो गए, तो जाहिर सी बात है इसका 1 मोल बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे। तो जब हम बेंटहोफ फैक्टर I कैलकुलेट करेंगे तो बाद वाले मोल बटे पहले वाले मोल, बाद में मोल कितने हैं, 2 और 1 3, और पहले मोल टोटल 1, तो 3/1 आंसर इसका आएगा 3। तो I यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ये क्वेश्चन हमारे पास सारे हो चुके हैं, जो भी शीट में ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो कर लिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट लगे या फिर मे भी शायद कुछ कैलकुलेशन में एरर आ जाए तो वो कमेंट में आप लोग बता सकते हो। बाकी हमने कोशिश तो यही की है कि आपको 100% सब समझ आया हो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।